हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फोटो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। ठीक, तो ये हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म में लास्ट क्लास में हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं फोटो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। तो चलिए सबसे पहले हम टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको पहले ये बता दूं। देखिए, फोटो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन मतलब क्या है, यहाँ पे अल्केन का फोटो हैलोजिनेशन होगा। अभी फोटो हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है ये समझने का ट्राई करते हैं। देखो, ये फोटो हैलोजिनेशन टर्म है, ये 3 टर्म से मिलकर बना है। फोटो हैलोजनेशन मींस एडिशन, मींस फोटो मतलब लाइट होता है, हैलोजन मतलब ये आपको पता है हैलोजन, और हैलोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ हैलोजन। तो ये एडिशन है। अगर मतलब समझा जाए तो लाइट के प्रेजेंस में हैलोजन का एडिशन होगा अल्केन पे। टॉपिक समझे आप क्या करने वाले हैं। लाइट के प्रेजेंस में हैलोजन का एडिशन होगा अल्केन पे, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे फोटो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये लिख दूं। तो रिएक्शन है RH, मान लीजिए कोई हाइड्रोकार्बन है, अल्केन है। अगर इस पे आप हैलोजन ऐड करेंगे लाइट के प्रेजेंस में, चलिए HNU लिख देता हूं, तो ये फॉर्म होगा RH प्लस HX। ये रिएक्शन है, मीन्स कहीं भी RH पे अगर X2 ऐड करेंगे, हैलोजन ऐड करेंगे HNU के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, तो ये RH फॉर्म होगा प्लस HX फॉर्म होगा। मतलब एक हैलोजन यहाँ पे R पे ऐड होगा, H और X मिलके HX फॉर्म करेगा। तो रिएक्शन बहुत ही सिंपल सा है, RH प्लस X2 मिलके RX प्लस HX फॉर्म होता है। तो ये रिएक्शन लिख लीजिए सबसे पहले बॉक्स में, और जो भी मैं ऐसे बॉक्स में लिखता हूँ ये आप हमेशा लिख लिया करें। और जब भी मैं बोलूँगा कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है तो शॉर्ट नोट्स में आप ये बॉक्स वाले रिएक्शन लिखेंगे। ठीक, तो चलिए अपन इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ये सबसे पहली बात, ये रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अपन इसको SFR बोलते हैं। वैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है मतलब हम पढ़ेंगे वैसे तो बाद में डिटेल में, लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब जहाँ पे किसी भी ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए RH पे X2 का एडिशन होकर RX बन रहा है, मीन्स यहाँ पे H का X से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और यहाँ पे मैकेनिज्म जो होता है उसमें फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब पहला लाइन इसमें लिखें, इट इज एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ब्रैकेट में आप SFR लिख लें, SFR। सेकेंड पॉइंट, लिखिए इसमें कि इट इज अ चेन रिएक्शन। अगर आप इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे तो बेसिकली ये चेन रिएक्शन है जिसमें 3 स्टेप में ये कंप्लीट होता है। तो लिखिए इसमें कि इट इज अ चेन रिएक्शन व्हिच कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स। इट इज अ चेन रिएक्शन व्हिच कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स। कौन कौन से 3 स्टेप है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैकेनिज्म देखा जाए इस रिएक्शन का, तो हेडिंग दीजिए मैकेनिज्म, मीन्स ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रहा होगा। मैकेनिज्म में बेसिकली यहाँ पे 3 स्टेप होंगे। पहला स्टेप है स्टेप 1, चेन इनिशिएशन स्टेप, मीन्स यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होगा। रिएक्शन स्टार्ट कैसे होता है, तो हैलोजन पे अगर HNO ऐड करोगे रिएक्शन आप कर सकते हो, तो ये ब्रेक हो जाएगा X डॉट प्लस X डॉट में।
यहां से चेन इनिशिएट हो गया। स्टेप 2 होता है, स्टेप 2 चेन प्रोपगेशन स्टेप। चेन प्रोपगेशन स्टेप। चेन प्रोपगेशन स्टेप क्या होता है, अब यहाँ पे x डॉट फॉर्म हो गया, तो ये x डॉट क्या करेगा, अब RH के साथ रिएक्ट करेगा। अब बता सकते हैं RH पे x डॉट क्या फॉर्म होगा, x डॉट H के साथ कंबाइन होगा या x डॉट R के साथ कंबाइन होगा। आपको पता है x डॉट स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण स्मॉलर ग्रुप से कंबाइन होगा, इसीलिए फॉर्म होगा R डॉट प्लस HX। क्लियर है। एक बार R डॉट फॉर्म हो गया तो ये R डॉट फिर से x2 के साथ रिएक्ट करेगा। आप बता सकते हैं क्या फॉर्म होगा, RH। ऐसे रिएक्शन हमने किए हैं, फिर से बोल रहा हूँ, जनरल रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल में RH प्लस x डॉट, फिर से यहाँ से x डॉट जो फॉर्म हुआ, ये तो RH बन गया, RH बाहर निकल गया। ये जो x डॉट बना है, ये x डॉट फिर से नेक्स्ट RH मॉलिक्यूल के साथ फिर से रिएक्ट होगा। RH x डॉट मिलके फिर से R डॉट प्लस HX बनाएगा, HX बाहर निकल गया। ये जो R डॉट है फिर से न्यू x2 के साथ रिएक्ट होगा, RH प्लस x डॉट। ये जो x डॉट है फिर से ये x डॉट फिर से नेक्स्ट RH पे रिएक्ट करेगा, तो RH प्लस x डॉट जो यहाँ से आया था फिर से R डॉट प्लस HX। ये जो R डॉट है फिर से x2 के साथ RX प्लस x डॉट, इनसे सर्कल चलता रहेगा। इसको बोलते हैं चेन प्रोपगेशन स्टेप। ये रिएक्शन चलता रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। कब स्टॉप होगा, तो देखिए थर्ड स्टेप आता है, स्टेप 3 चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो चेन टर्मिनेट कब होगा, जब फ्री रेडिकल कंज्यूम हो जाएंगे। फ्री रेडिकल कैसे कंज्यूम हो सकते हैं, x डॉट के साथ कंबाइन हो जाए, मतलब x2 बन जाए, फ्री रेडिकल खत्म हो गया, तो ये चेन प्रोपगेशन स्टॉप हो सकता है। या फिर R डॉट के साथ कंबाइन हो जाए, तो ये भी RR बन सकता है, रिएक्शन स्टॉप हो सकता है। या फिर एक पॉसिबिलिटी R डॉट x डॉट के साथ कंबाइन हो जाए, RX बन जाए, तो भी रिएक्शन स्टॉप हो सकता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि जो मैकेनिज्म है ये बेसिकली 3 स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप इज चेन इनिशिएशन स्टेप, सेकंड स्टेप इज चेन प्रोपगेशन स्टेप एंड थर्ड स्टेप इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप में होता क्या है, तो आपको फ्री रेडिकल जनरेट होता है। चेन प्रोपगेशन स्टेप में फ्री रेडिकल रिएक्टेंट साइड में भी रहेगा, प्रोडक्ट साइड में भी रहेगा, राइट। लेकिन चेन टर्मिनेशन में फ्री रेडिकल सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट साइड में रहेगा, प्रोडक्ट साइड में नहीं रहेगा। सिंपल है, तो आप नोट कर लें। और चलिए अपन आगे की बात करें, तो ये देखो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। बॉन्ड ब्रेकिंग इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक होता है, इसीलिए चेन इनिशिएशन स्टेप एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्लियर है। चेन टर्मिनेशन में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये जो चेन टर्मिनेशन है ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन चेन प्रोपगेशन में एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दूसरा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो ये वाला जो स्टेप होता है ये एंडो भी हो सकता है और एक्सो भी हो सकता है। मतलब ये स्टेप दोनों भी पॉसिबल है। किसी केस में अगर आप हैलोजन चेंज करेंगे तो किसी हैलोजन के साथ, मतलब फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, कभी एंडो भी हो सकता है, कभी एक्सो भी हो सकता है। नोट कर लीजिए आप। अब अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये जो इतना स्टेप का रिएक्शन मैंने लिखा है, बेसिकली ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये मोर देन वन स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, तो इसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एंड आपको पता है केमिकल काइनेटिक्स में कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो भी स्लोएस्ट स्टेप रिएक्शन होता है इसे हम RDS बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो अगर आप इस रिएक्शन में देखेंगे तो ये जो RDS स्टेप है, RDS मतलब जो स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है,
ये आपको एक्सपेरिमेंटली फाइंड करना होता है। तो अगर आप देखेंगे तो इस केस में ये जो स्टेप है RH प्लस एक्स डॉट मिलके R डॉट प्लस HX बन रहा है, ये मेरा स्टेप सबसे स्लोवेस्ट होता है, इसीलिए ये स्टेप RDS होता है। तो इनमें से कौन सा स्टेप RDS है आप देख के नहीं बता सकते हो, ये एक्सपेरिमेंटल होता है और एक्सपेरिमेंट से ये स्टेप सबसे स्लोवेस्ट है, इसीलिए ये स्टेप RDS है। तो आप ये पॉइंट नोट करें कि RDS is decided experimentally. RDS is decided experimentally. RDS is decided experimentally, and in photohalogenation, chain propagation step is, and in photohalogenation, chain propagation step is RDS। एक चीज ध्यान रखना, जो स्टेप RDS होगा रेट हम उसी स्टेप से डिसाइड करेंगे। क्या बोला मैंने? जो स्टेप RDS होगा, अगर जो भी RDS स्टेप है, रेट ऑफ रिएक्शन मैं उसी स्टेप से डिसाइड करूंगा। तो यार इस रिएक्शन में मेरा RDS ये है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जब भी डिसाइड करना है आप इसी स्टेप से डिसाइड करेंगे, ठीक। और रेट डिसाइड करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला ये है, अगर प्रोडक्ट स्टेबल है, ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट स्टेबल है सलमान भाई, अगर प्रोडक्ट स्टेबल है तो फिर क्या होगा कि प्रोडक्ट स्टेबल है तो फटाक से फॉर्म होगा, प्रोडक्ट स्टेबल है फटाक से फॉर्म होगा, मतलब रिएक्शन इजीली प्रोडक्ट में फॉर्म होगा, मींस रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। क्लियर है? लेकिन अगर रिएक्टेंट स्टेबल है तो फिर रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं करेगा, तो अगर रिएक्टेंट स्टेबल है, रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम होगा। इट मीन्स RDS स्टेप में अगर प्रोडक्ट स्टेबल है तो रेट ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट स्टेबल है तो रेट कम होगा। क्लियर है? तो चलिए अपन I की बात कर लें। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट ऑफ रिएक्शन लेट्स से F2 Cl2 Br2 एंड I2, सबसे ज्यादा रेट किस में होगा? तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे HX RDS में HX बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, राइट। तो अगर F2 होगा तो यहाँ पे F डॉट आता, HF फॉर्म होता, Cl2 के साथ HCl, Br2 के साथ HBr और I2 के साथ HI फॉर्म होता। इनमें से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है? HF सबसे ज़्यादा स्टेबल है, HF का बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, HF फटाक से फॉर्म होगा, इसीलिए HF के साथ रेट सबसे ज़्यादा होगा, मीन्स F2 के साथ रेट सबसे ज़्यादा, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। रीज़न क्या है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ HX। इसलिए F2 Cl2 Br2 एंड I2 में HF के साथ सिंस बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए F2 के साथ रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट मैं बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए यहाँ पे R डॉट फॉर्म हो रहा है, राइट, और एक से अगर और देखा जाए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो अगर कार्बन हाइड्रोजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा तो रेट बहुत ही कम होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आप और बोल सकते हैं, सिंस R डॉट फॉर्म हो रहे प्रोडक्ट में, तो अगर R डॉट स्टेबल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ R डॉट। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ R डॉट। तो ये मैंने रेट डिसाइड किया, ठीक, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, कैसे मैंने डिसाइड किया ये समझ में आपको आना चाहिए।
क्लियर है? चलिए फिर एक चीज अपन और बात कर सकते हैं कि इस मैकेनिज्म का पूछ सकते हैं प्रूफ क्या है। तो यार इस मैकेनिज्म का प्रूफ ये है कि अगर आप ये इस रिएक्शन को डार्क में करेंगे, मतलब HNO नहीं रहे डार्क में करेंगे, तो फिर रिएक्शन का रेट डिक्रीज होता है और रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। तो अगर रिएक्शन स्टॉप हो जा रहा है इट मीन्स डार्क में फ्री रेडिकल फॉर्म नहीं होता है। आपको पता है फ्री रेडिकल लाइट के प्रेजेंस में ही फॉर्म होता है। तो अगर डार्क में फ्री रेडिकल फॉर्म नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होता है और रिएक्शन का रेट 0 हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही रिएक्शन हो रहा है। तो चलिए नोट पे लिख लीजिए पॉइंट की रेट ऑफ रिएक्शन decreases in dark rate of reaction decreases in dark हो गया। लेकिन हाँ डार्क में भी अगर आप हाई टेम्परेचर इंक्रीज कर दें डार्क में भी तो भी रिएक्शन हो सकता है, बिकॉज हाई टेम्परेचर पे फ्री रेडिकल फॉर्म हो सकता है, तो रिएक्शन हो सकता है डार्क में भी। तो डार्क में कब रिएक्शन होगा? जब आप हाई टेम्परेचर करेंगे। तो लिख लीजिए इसमें कि रिएक्शन आपने क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस इन डार्क। आप ये रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस इन डार्क और ब्रैकेट में लो स्टॉप्स। बेसिकली रिएक्शन डार्क में स्टॉप हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस इन डार्क और ब्रैकेट में स्टॉप हो जाएगा बिकॉज फ्री रेडिकल कैन नॉट बी जनरेटेड। आगे लिखिए कि इट टेक्स प्लेस इन डार्क एट हाई टेम्परेचर। इट टेक्स प्लेस in dark at high temperature। हो गया? It takes place in dark at high temperature। नेक्स्ट पॉइंट एक ये भी प्रूफ है यार कि अगर फ्री रेडिकल स्कैवेंजर लेंगे, फ्री रेडिकल स्कैवेंजर कौन है? O2 होता है, बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल है। इसके प्रेजेंस में भी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। तो ये लिख लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन decreases in presence of free radical scavenger। Rate of reaction decreases in presence of free radical scavenger। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो यार F2 के साथ रेट बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि ये HF F2 के साथ क्या होगा? फ्लोरीन के साथ F2 के साथ HF फॉर्म होगा और HF बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो अगर HF बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा तो यहाँ से एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होगा। तो अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होगा तो F2 के साथ ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा। ये F2 के साथ बहुत ही एक्सोथर्मिक होगा प्लस ये एक्सप्लोसिव होता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, जब भी फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करना हो तो अपन इसको डाइल्यूट कर देते हैं N2 के साथ, मतलब नाइट्रोजन के साथ थोड़ा डाइल्यूट कर दो तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें कि रिएक्शन विथ F2 इज वेरी फास्ट एंड एक्सप्लोसिव। Reaction with F2 is very fast and explosive, so it is carried out by diluting with N2 or O2। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट
हाईली एक्सप्लोसिव होता है। क्लोरीन के साथ रिएक्शन एक्सप्लोसिव तब होगा जब आप लाइट नहीं, ब्राइट सनलाइट लें। अगर आप ब्राइट सनलाइट लेंगे, ब्राइट सनलाइट मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी आपने, तो ब्राइट सनलाइट के केस में क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो जाता है। तो ये भी पॉइंट लिख लीजिए कि Cl2 chlorine, Cl2 also explodes with chlorine, Cl2 also explodes with bright sunlight. Cl2 also explodes with bright sunlight, and this is called photochlorinolysis, and this is called photochlorinolysis. मतलब अगर आपके पास CH4 है और Cl2 है, अगर यहाँ पे आपको ब्राइट सनलाइट लिखा है, ध्यान से देखें, BSL मतलब ब्राइट सनलाइट लिखा है, तो जितने भी हाइड्रोजन है सब के सब क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, CCl4 बन जाएगा। पहले तो वैसे फर्स्ट स्टेप में CH3Cl बनेगा, फिर जो हाइड्रोजन है फिर क्लोरीन से रिप्लेस होगा, फिर हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस होगा, फिर हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस होगा, तो फाइनली CCl4 बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप C2H6 लेंगे क्लोरीन, अगर आप यहाँ पे ब्राइट सनलाइट लिखेंगे तो प्रोडक्ट विल बी C2Cl6, सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे, प्लस CCl4। वैसे ये लिखा है ये सिर्फ 25% फॉर्म होता है, 75% ये फॉर्म होता है। डाउट आया ये कैसे फॉर्म हुआ और ये मेजर क्यों हो रहा है? तो रीजन इसका ये है कि जैसे C2H6 है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, C2H6 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। सारी हाइड्रोजन को अगर आप क्लोरीन से रिप्लेस करेंगे तो आपको C2Cl6 मिलेगा, लेकिन होगा क्या, ये ब्राइट सनलाइट के साथ रिएक्शन एक्सप्लोसिव होता है। अगर एक्सप्लोसिव होगा तो C2Cl6 बन गया, सब पे क्लोरीन आ गया, और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, मींस C2Cl6 फॉर्म होने के बाद जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये भी ब्रेक हो जाता है। तो जब ये ब्रेक होगा तो CCl4 बनेगा। तो होता क्या है कि C2H6 plus Cl2 से C2Cl6 बनता है, लेकिन बहुत ज़्यादा C2Cl6 के मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, CCl4। इसीलिए CCl4 यहाँ पे मेजर है, 75% बन रहा है। अब लिखने का पॉइंट कि CCl4 इज मेजर because CCl4 is major because carbon carbon bond, because carbon carbon bond of C2Cl6, because carbon carbon bond of C2Cl6 gets broken to form CCl4, to form CCl4। चलिए क्लोरीनेशन में थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन। देखिए अगर आपको कभी ऐसा लिखा हो जाए, मिल जाए कि CH4 plus Cl2 और HNu लिखा मिल जाए, तो क्या होगा, पहला हाइड्रोजन अगर क्लोरीन से रिप्लेस होगा तो ये CH3Cl बनेगा, प्लस दूसरा CH3Cl बन गया। मान लीजिए इसका भी एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो गया तो क्या बनेगा, CH2Cl2, इसका भी हाइड्रोजन एक क्लोरीन से रिप्लेस हो गया तो CHCl3, इसका भी हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो गया तो CCl4। मींस ये सारे ही प्रोडक्ट बन सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक ना, 100 प्रोडक्ट भी बन सकते हैं रिएक्शन में। लेकिन अपने को अब IIT में जब भी पूछेगा या फिर मेडिकल में कभी भी पूछेगा तो हम लोग हमेशा मेजर प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक। इस केस में अगर HNu लिखा है, ब्राइट सनलाइट नहीं है, अगर ब्राइट सनलाइट होता तो CCl4 मेजर होता, HNu लिखा है तो CH3Cl को
मेजर मानते हैं, ये मेजर होता है एच न्यू के प्रेजेंस में। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछते CH4 प्लस Cl2 एच न्यू और Cl2 एक्सेस में है, एक्सेस मतलब एक्सेस अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो अगर Cl2 एक्सेस अमाउंट में है तो मेजर क्या होगा, CH3Cl मान लो फॉर्म हुआ, अभी भी क्लोरीन बचा है तो ये इसके साथ रिएक्ट होगा, CH2Cl2 बनेगा, अभी भी क्लोरीन रिमेनिंग है, रिएक्ट होके फाइनली क्या बनेगा, CCl4 आपको लिखना होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन दे दे CH4 प्लस Cl2H न्यू और आपको ये एक्सेस में लिखा दे दे, तो अगर CH4 एक्सेस में है फिर आपको CH3Cl फॉर्म होगा। इन तीनों क्वेश्चन में आप डिफरेंस समझे, CH4 प्लस Cl2 है, H न्यू है तो CH3Cl मेजर, Cl2 एक्सेस है तो CCl4, CH4 एक्सेस में है तो CH3Cl, इसी में अगर ब्राइट सनलाइट होता तो CCl4 मेजर होता। नोट कर लें। ये तो हो गया फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ नॉर्मल होता है। आयोडीन के साथ अगर बात करें, आयोडीन के साथ रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है। अगर आप कोई भी अल्केन ले लें और आयोडीन ले लें तो आयोडीनेशन बहुत ही स्लो होता है, ठीक। और मजे की बात यह है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी होता है, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं let's say CH4 plus I2 H न्यू, तो ये CH3I प्लस HI, और होता क्या है कि ये जो HI बॉन्ड है ये बहुत ही वीक होते हैं। हाइड्रोजन आयोडीन आपको पता है, हाइड्रोजन वनस, आयोडीन का साइज बहुत ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा हो चुका है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम हो गया। HI में बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, बहुत ही वीक बॉन्ड है तो ये फटाक से ब्रेक होके ये CH4 प्लस I2 बना लेता है, मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। मतलब कि अगर आप CH4 प्लस I2 या कोई भी अल्केन ले लें और I2 ले लें तो आयोडाइड प्लस HI बनेगा और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, फिर से रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अपन को अगर फोटो हैलोजिनेशन करना है तो यहाँ पे एक ट्रिक यूज करेंगे। की पॉइंट क्या होगा, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है, ली कैटेलियर प्रिंसिपल पढ़ा है, अगर मैं इस HI को रिमूव करूँ यहाँ से, अगर मैं प्रोडक्ट को रिमूव करते जाऊँ तो फिर क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मीन्स CH3I फॉर्म हो सकता है। इस रिएक्शन को फॉरवर्ड में ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए HI है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, या अपन प्रिफर करते हैं HiO3 को ले लिया, HI प्लस HiO3 मिलके I2 फॉर्म करता है। तो अगर आप इसमें HiO3 ऐड कर दोगे तो ये HiO3 HI के साथ रिएक्ट होगा और I2 फॉर्म करेगा। इससे फायदा क्या होगा कि एक तो HI कंज्यूम हो रहा है, HI कंज्यूम हुआ तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है, साथ में I2 फॉर्म हो रहा है, I2 फिर से यहाँ पे यूज हो सकता है, ठीक। तो आयोडीन से रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। इस रिएक्शन को फॉरवर्ड में ले जाने के लिए हम लोग कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, तब जाके रिएक्शन कंप्लीट होगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिया, शायद 3-4 पॉइंट हमने लिखा था फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ। अब नेक्स्ट लिखिए कि रिएक्शन विथ आयोडीन इज, reaction with iodine I2 is slow and reversible. Reaction with iodine is I2 is slow and reversible. So to improve yield,
सो टू इम्प्रूव यील्ड मतलब CH3 का क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए, सो टू इम्प्रूव यील्ड एंड टू इम्प्रूव रेट ऑफ रिएक्शन oxidizing agent like HiO3 is used. Oxidizing agent like HiO3 is used. तो आप ये रिएक्शन नोट कर लें. नोट कर लेते हैं. चलिए क्वेश्चन लिखिए. एक फॉर्म लिखिए कि क्वेश्चन लिखिए हाइपोथेटिकली if chain initiation step is RDS, hypothetically if chain initiation step is RDS, then what will be, hypothetically if chain initiation step is RDS, then what will be rate of reaction, what will be order of rate of reaction, मतलब rate of reaction F2 Cl2 Br2 and I2 के साथ. अब rate of reaction क्या होगा, मतलब ये जस्ट हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर चेन इनिशिएशन स्टेप RDS होता तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है F2 Cl2 Br2 I2 के साथ. सोचिए थोड़ा. आपको एक चीज पता है कि चेन इनिशिएशन स्टेप क्या होता है, तो वहां पे X2 ब्रेक होता है H2 के प्रेजेंस में H डॉट प्लस X डॉट, फिर बॉन्ड ब्रेक होता है. जो भी बॉन्ड सबसे वीक होगा वो इजीली ब्रेक होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा. तो अगर आप बॉन्ड एनर्जी देखें, बॉन्ड एनर्जी F2 Cl2 Br2 I2 में बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, ये होना चाहिए, राइट. लेकिन अफसोस ये ऑर्डर नहीं होता है. ये आप पी ब्लॉक में पढ़ेंगे. F2 में क्या होता है कि 2p में रिपल्शन होता है. फ्लोरीन एंड फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन स्मॉलर एटम है, तो फ्लोरीन F सिंगल बॉन्ड F में लोन पेयर यहाँ पे रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है. रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण इसका बॉन्ड एनर्जी बहुत कम हो जाता है. इसका बॉन्ड एनर्जी बेसिकली ब्रोमीन के बाद आता है. तो एक्चुअली बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्लोरीन होता है, फिर Br2 होता है, फिर F2, फिर लास्ट में I2 आता है. ठीक, इसीलिए रेट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा I2, फिर F2, फिर Br2, फिर Cl2, ये ऑर्डर होगा. वैसे आप टेंशन मत ले कि बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर हमें नहीं पता है, ये आप पी ब्लॉक में कंप्लीट करेंगे आपको, ठीक ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं. लिखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी प्रोडक्ट्स will be formed, how many products will be formed during monochlorination of following compound. How many products will be formed during monochlorination of following compound.
हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड ड्यूरिंग मोनोक्लोरिनेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। आपको इन सारे कंपाउंड्स का मोनोक्लोरिनेशन करना है। मोनोक्लोरिनेशन मीन्स 1 क्लोरीन ऐड करना है। तो अगर आप 1 क्लोरीन ऐड करेंगे तो फिर कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ठीक। जस्ट ये आप 1 2 3 4 ट्राई करें, फिर मैं की पॉइंट क्या है, कैसे सॉल्व करना है, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए देखिए, ट्राई करते हैं। देखो सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें कितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, CH4 में 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन है। आई होप सबको टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पता होगा, राइट। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन मतलब कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच है, राइट। लेकिन चारों सेम टाइप के हाइड्रोजन है। क्यों है? बिकॉज ये हाइड्रोजन इसी कार्बन से अटैच है, ये हाइड्रोजन इसी कार्बन से अटैच है, ये हाइड्रोजन इसी कार्बन से अटैच है, ये हाइड्रोजन इसी कार्बन से अटैच है। सिंस इनका कनेक्टिविटी सेम है, नेबर सेम है, इसलिए ये सेम टाइप के हाइड्रोजन है। तो अगर ये सेम टाइप के हाइड्रोजन है तो फिर आप बोल सकते हो कि इसमें 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन है। तो अगर आप इसका क्लोरीनेशन करोगे, मोनोक्लोरिनेशन मीन्स 1 क्लोरीन ऐड करोगे, तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट CH3Cl मिलेगा, ठीक। इसमें कितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, CH3 बस और CH3 दोनों सेम टाइप है। इसको मैं टाइप 1 बोलूँगा, ये भी टाइप 1 है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आना चाहिए आपको, ठीक। इस मॉलिक्यूल में 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी कितने मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट हो सकते हैं, सिर्फ एक ही होगा, CH3CH2Cl। इस कंपाउंड में देखा जाए तो ये अगर टाइप 1 है, ये भी टाइप 1 रहेगा, ये दोनों सेम टाइप के हैं, और ये डिफरेंट टाइप का है। कैसे मैं टाइप देख रहा हूँ, ये जो हाइड्रोजन है ये CH2CH3 से अटैच है, ये हाइड्रोजन CH2CH3 से अटैच है, तो दोनों का कनेक्टिविटी सेम है। ध्यान से सुन लेना, जिसको नहीं पता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है। ये हाइड्रोजन CH2CH3 से अटैच है, ये हाइड्रोजन भी CH2CH3 से अटैच्ड है, दोनों का कनेक्टिविटी सेम है, इसलिए दोनों सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन अटैच है बीच वाला, लेफ्ट साइड में CH3, राइट साइड में CH3, इनसे इसका कनेक्टिविटी चेंज हो गया, इसलिए टाइप 2 है। तो यहाँ पे 2 टाइप के हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तो आपको CH2Cl CH2CH3 ये मिल जाएगा, दूसरा CH3CHCl CH3 मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे अटैच करते हैं, आप वैसे देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे अटैच करें CH3 CH2 CH2Cl, तो ये और ये सेम है, राइट। इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसमें 1 टाइप तो आंसर 1, इसमें 1 टाइप तो आंसर 1। 4th प्रश्न में देखा जाए, यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन देखें, 1 टाइप 1, ये भी टाइप 1, टाइप 2 CH3 CH2 CH3 से, ये वाला भी CH3 CH2 CH3 से, ये भी टाइप 2 है। 2 टाइप के हाइड्रोजन से अटैच है, 2 टाइप्स के हाइड्रोजन है। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे क्लोरीन लगाओगे, तो मैं एक जस्ट ड्रॉ करता हूँ, टाइप 1 हाइड्रोजन अगर रिमूव करके क्लोरीन अटैच करोगे, तो आंसर विल बी CH2Cl CH2 CH2CH3 ये मिलेगा। टाइप 2 हाइड्रोजन अगर रिमूव करके आप क्लोरीन अटैच करोगे, तो CH3 CHCl CH2 CH3 ये मिलेगा।
लेकिन यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है ये कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है। तो अगर कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है तो इसका मिरर इमेज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 2 कंपाउंड लिखने पड़ेंगे, मीन्स यहाँ पे 2 मिलने वाले हैं, यहाँ पे 1 मिलने वाले हैं। टोटल कितने हो गया? 1 + 2 3 हो गया। क्लियर है क्या? तो हमने 2 चीज सीखा अभी तक। कितने मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट होंगे? तो दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है तो उसके मिरर इमेज को भी काउंट करना पड़ेगा। तो ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए आप कि नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, number of monochlorinated product will be equal to types of hydrogen present in the molecule, will be equal to types of hydrogen present in the molecule. Second point, if chiral center is generated during monochlorination, then we have to consider its mirror image also. क्लियर है? अब आप जरा ट्राई करें 5, 6, 7, 8 आप ट्राई कर सकते हैं। तो से आप एक काम करें, वीडियो पॉज करें 2 मिनट्स के लिए और इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, खुद से देखें, फिर आप ये मेरा सॉल्यूशन देखें। आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CH3 CH CH3 CH3, ये आइसोब्यूटेन। इसमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन ये 1 और ये 2। कहीं भी कायरल सेंटर जनरेट नहीं होगा, क्लोरीन नहीं होगा, तो इसमें कितने 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। नॉर्मल पेंटेन का स्ट्रक्चर CH3 CH2 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 CH3 ये है, राइट। कितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन? ये और ये सेम दिख रहे हैं, यहाँ से 1 मिलेगा। ये और ये टाइप 1 है तो ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है तो ये टाइप 2 है, ये वाला टाइप 3 है। 3 टाइप्स के हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर मैं क्लोरीन ऐड करूँ तो कोई भी कायरल सेंटर जनरेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर क्लोरीन ऐड करूँ, टाइप 2 हाइड्रोजन पे अगर मैं क्लोरीन ऐड करूँगा तो एक कायरल सेंटर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे मुझे 2 मिलेगा। यहाँ पे अगर क्लोरीन ऐड करूँ तो ये दोनों सेम है, तो कायरल सेंटर जनरेट नहीं होगा, इसलिए 1। टोटल प्रोडक्ट विल बी 4। आइसोपेंटेन देखें, थोड़ा ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे CH3 CH CH3 CH2 CH3, इसमें अगर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन देखा जाए तो ये मिथाइल इस CH से, ये मिथाइल इस CH से। तो अगर ये टाइप 1 है तो ये भी टाइप 1 रहेगा, लेकिन ये मिथाइल CH2 से अटैच है, डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, तो ये टाइप 2 रहेगा, टाइप 1 नहीं है, सेम टाइप के नहीं है। ये टाइप 2 है, ये टाइप 3 है, ये टाइप 4 है, राइट। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, अगर आपने ट्राई किया होगा, अगर यहाँ पे जैसे ही आप क्लोरीन अटैच करोगे, देखो पहले ये कायरल सेंटर नहीं है, इस CH से CH3 और CH3 दोनों सेम ग्रुप है, तो ये कायरल सेंटर नहीं है। लेकिन जैसे ही आप क्लोरीन अटैच करोगे, अब ये कायरल बन गया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कायरल बन रहा है, इसलिए यहाँ पे क्लोरीन ऐड करते ही यहाँ पे कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे 2 प्रोडक्ट होंगे। यहाँ पे आपने बस मिस किया होगा, इस केस में यहाँ पे 2 मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप 1 क्लोरीन ऐड करेंगे तो मिथाइल सेम रहेगा, कायरल सेंटर जनरेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 1 मिलने वाला है। यहाँ पे अगर क्लोरीन ऐड करेंगे, क्लोरीन हाइड्रोजन मिथाइल ये ग्रुप, कायरल सेंटर जनरेट होगा तो 2 मिलेगा। यहाँ पे अगर आप ऐड करेंगे तो कोई कायरल सेंटर नहीं, 1। तो आंसर यहाँ पे 6 होगा। जनरली स्टूडेंट्स का आंसर यहाँ पे 5 आता है, जो कि गलत है, ये तो ध्यान रखेंगे आप। नियोपेंटेन में
CH3C, ऐसा एक ही टाइप का हाइड्रोजन है, कोई कार्बन सेंटर जनरेट नहीं हो रहा है, इसलिए 1। नाइन्थ, नॉर्मल हेक्सेन, आइसोऑक्टेन, 11 साइक्लोहेक्सेन, और 12th है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। थर्टीन 2-methoxy प्रोपेन, 3-ethoxy pentane, 15th is 2-bromo butane, and 16th is practically pure 2-bromo butane। चलिए ये आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करें, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, हाउ मेनी डाइक्लोरो डेरिवेटिव या हाउ मेनी डाइक्लोरो प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी डाइक्लोरो ध्यान रखना, हाउ मेनी डाइक्लोरो प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल फॉर first methane, second ethane, third propane, fourth is butane, fifth is isobutane, sixth is normal pentane, seventh is isopentane, eighth neopentane, and eighth one normal hexane।
यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं। पहले ये प्रॉब्लम डाइक्लोरो प्रोडक्ट्स कितने फॉर्म होंगे, ये अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो अगर आप रैंडम सॉल्व करोगे तो फिर से बहुत डिफिकल्ट होगा, कोई ना कोई मिस कर दोगे। इसके लिए हम लोग कैसे डिसाइड करने वाले हैं, सबसे पहले आप समझें कि अगर एक ही कार्बन पे दो ग्रुप लगे हैं, ठीक, तो इन्हें बोलते हैं जेमिनल। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, जेमिनल। एडजेसेंट कार्बन पे दो ग्रुप लगे हैं तो इसे बोलेंगे विसिनल। जेमिनल विसिनल, समझ में आया। जेमिनल जेम सेम कार्बन पे दो ग्रुप है तो जेमिनल, सेम कार्बन पे दो ग्रुप जेम, सेम जेम से याद रखना। जेमिनल क्या होगा, सेम कार्बन पे दो ग्रुप लगे हैं तो जेमिनल। फिर विसिनल, एडजेसेंट कार्बन पे दो ग्रुप लगे हैं तो विसिनल। अगर जेमिनल और विसिनल नहीं है तो इसे बोलते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब ये नहीं है, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन पे दो ग्रुप अटैच्ड हैं तो ये ना ही जेमिनल है ना ही विसिनल है, तो इसे बोलेंगे आइसोलेटेड। जेमिनल समझ में आया, विसिनल समझ में आया, फिर आइसोलेटेड समझ में आ गया, राइट। अब अगर बात करें जैसे मीथेन है, अब क्या करेंगे, पहले देखेंगे जेमिनल डाइक्लोरो कितने होंगे, विसिनल डाइक्लोरो कितने होंगे, आइसोलेटेड डाइक्लोरो कितने होंगे, और इन तीनों को ऐड कर देंगे। ये बेसिकली हमारा स्टेप होगा। जैसे मीथेन है, राइट, CH4, इसमें जेमिनल कितने होंगे, तो अगर जेमिनल देखा जाए मतलब 1 जेमिनल होगा। कैसे, सेम कार्बन पे दो क्लोरीन डाल सकते हैं। विसिनल कितना होगा यार, एडिशन कार्बन दो कार्बन है ही नहीं, आइसोलेटेड भी कितना होगा तो 0, यहाँ पे आंसर 1 होगा। तो CH4 पे दो क्लोरीन ऐड करना है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, कौन सा पॉसिबिलिटी है बेसिकली वो CH2Cl, इसलिए आंसर 1 आया, राइट। C2H6 की बात करूं, CH3 इसमें 1 टाइप के हाइड्रोजन है, जेमिनल कितने होंगे, ये दोनों सेम ही टाइप के हैं, इधर आप यहाँ पे लगा लो या फिर यहाँ पे लगा लो, जेमिनल 1 मिलेगा। विसिनल क्लोरीन क्लोरीन दोनों पे एक अटैच करो तो विसिनल 1 हो जाएगा, आइसोलेटेड 0, टोटल कितने हो गए 2। डाइक्लोरो डेरिवेटिव इथेन में 2 पॉसिबल है, क्लियर है। अगर मैं प्रोपेन में बात करूं, तो यहाँ पे प्रोपेन में, अगर प्रोपेन में सोचा जाए, थर्ड प्रोपेन मतलब है यार CH3 CH2 CH3, इसमें दो टाइप के हाइड्रोजन है, टाइप 1 टाइप 2, राइट। तो अगर इसमें आप जेमिनल देखेंगे तो जेमिनल कितने मिलेंगे आपको, 2 मिलेंगे। आप दोनों क्लोरीन यहाँ पे अटैच कर दें, दोनों क्लोरीन यहाँ पे अटैच कर दें तो जेमिनल यहाँ पे 2 मिलेंगे। विसिनल कितने मिलेंगे, विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन पे दो क्लोरीन अटैच करना है, अब यहाँ पे अटैच करें या यहाँ पे अटैच करें, दोनों सेम ही है। देखिए अगर मैं विसिनल के लिए, विसिनल के मैं ऐसे लिखूं CH2Cl CHCl CH3, ये विसिनल है। आप 1 2 कार्बन पे अटैच करें या आप इधर से 2 3 पे अटैच करें, वो दोनों सेम ही मिलने वाले हैं। लेकिन जैसे ही मैंने 1 और 2 पे अटैच किया, यहाँ पे मुझे एक कायरल सेंटर जनरेट होता हुआ दिख रहा है, मुझे इसका मिरर इमेज लेना पड़ेगा, इसलिए ये विसिनल 2 होगा। यहाँ पे आइसोलेटेड बन सकता है क्या, आइसोलेटेड मतलब 1 और 3, कायरल सेंटर कोई नहीं है तो आइसोलेटेड 1। टोटल कितने बन रहे हैं यहाँ पे 5, 2 + 2 + 1, क्लियर है। चलिए एक मैं आपको और एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूँ। ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें देखा है सबसे पहले तो कितने टाइप्स के हाइड्रोजन है, ये टाइप 1, ये टाइप 2, क्लियर है। 2 टाइप के हाइड्रोजन है तो यार यहाँ पे जेमिनल कितना होगा, दोनों क्लोरीन इसी पे या दोनों क्लोरीन यहाँ पे, तो जेमिनल 2 हो सकते हैं, जेमिनल 2। विसिनल देखा जाए तो विसिनल आइदर 1 2 पे या 2 3 पे, 3 4 पे, 3 4 और 1 2 ये दोनों तो सेम हो गया। तो विसिनल के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है,
CH2Cl CHCl CH2CH3, तो ये, और दूसरा क्या हो सकता है CH3 CHCl CHCl CH3, इसमें ये दोनों हो गए। आपको पता है कि इसमें ये कायरल सेंटर है, यहाँ पे ये दोनों कायरल सेंटर हैं। यहाँ पे कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 2 कायरल सेंटर और दोनों सिमेट्रिक हैं। अब आइसोमेरिज्म काम आएगा, 2 कायरल सेंटर सिमेट्रिक है तो नंबर ऑफ आइसोमर 3 होते हैं। ये अगर याद नहीं आ रहा है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिवाइज करें। तो यार यहाँ पे टोटल कितने हो गए, विसिनल 2 + 3 5 हो गया। और आइसोलेटेड अगर देखा जाए 1 2 9 2 3 नहीं, 1 और 3 पे अटैच कर सकते हैं हम। तो आइसोलेटेड के लिए CH2Cl CH2CHCl CH3 ये हो सकता है आइसोलेटेड। दूसरा आइसोलेटेड क्या हो सकता है, 1 3 के बाद 1 4, मतलब CH2Cl CH2 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 Cl, यहाँ पे ये कायरल सेंटर है। तो आइसोलेटेड 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, आइसोलेटेड कितने हो रहे हैं हम, आइसोलेटेड टोटल 3 हो रहे हैं। टोटल कितने हो गए, 2 + 5 7 + 3 10, इसमें 10 डाइक्लोरो प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर रैंडम 2 क्लोराइड अटैच करते जाएंगे तो फिर कोई ना कोई मिस हो जाएगा। आप जेमिनल, विसिनल और आइसोलेटेड से जाएंगे तो फिर मैक्सिमम चांसेस है कि आप करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। क्लियर है, नोट कर लीजिए, बाकी सारे 4 के बाद आपको मूव होता है। चलिए नेक्स्ट इसी में आते हैं टॉपिक इस रिएक्टिविटी वर्सेस सिलेक्टिविटी। देखिए रिएक्टिविटी वर्सेस सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है, जो मोर रिएक्टिव होता है उसको रिएक्ट करना है, फटाक से रिएक्ट करना है, तो वो लेस सिलेक्टिव होता है। मतलब मोर रिएक्टिव है तो फिर क्या होगा, वो लेस सिलेक्टिव होगा। लेस रिएक्टिव है तो बहुत स्लो रिएक्ट कर रहा है तो वो मोर सिलेक्टिव होगा। कुछ नहीं समझ में आया, चलिए काम करिए, पहले ये स्टेटमेंट लिखिए कि मोर रिएक्टिव इज लेस सिलेक्टिव। मोर रिएक्टिव इज लेस सेलेक्टिव, राइट। मतलब फील कैसे करेंगे आप, ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि हमारे पास सलमान भाई हैं और लिट से छटंकी है, सलमान भाई और छटंकी। अब सलमान भाई और छटंकी और सलमान भाई ने रेस लगाया, ठीक, दोनों के पास बाइक है और अपने सलमान भाई के पास मान लीजिए कि कोई BMW की बाइक है, ठीक, एकदम मस्त 2000 सीसी की बाइक है, बहुत मस्त बाइक है, ठीक ना। मतलब वैसे ही एक्सीलरेटर दबाया और जस्ट 10 सेकेंड में, 10 क्या है 3-4 सेकेंड में, आप मान लो 4-5 सेकेंड में वो 0 से 100 पे आ गया। इतनी मस्त बाइक है और ये रेस लगाने वाले हैं छटंकी के साथ। छटंकी के पास कौन सी बाइक है, तो इनके पास बाइक है मान लीजिए एकदम सड़ी गली, ऐसे मान लीजिए लूना है, ठीक, तो ऐसे वो लूना है बाइक है इनके पास। अब सलमान भाई और छटंकी दोनों ने रेस लगाया, जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ सलमान भाई ने एक्सीलेटर दबाया और निकल गए। छटंकी किक मार रहे हैं किक, और स्टार्ट ही नहीं हो रही बाइक, बहुत देर बाद स्टार्ट हुई और क्या रेसिंग उन्हें स्टार्ट किया। लेकिन जब रिजल्ट आया तो छटंकी जीत गए थे, सलमान भाई हार गए। ऐसा क्यों हुआ?
क्या, ये सलमान भाई ऐसे 100 तो 4-5 सेकंड में पहुंच गए थे, ये एकदम मस्त 180-200 की स्पीड से जा रहे थे सलमान भाई, और ये रोड था और रोड के बीच में बगल में ऐसे ही गड्ढा था, एक छोटा सा गड्ढा था, सलमान भाई बहुत हाई स्पीड से आ रहे थे, देखा सामने गड्ढा है, देखा इनको, लेकिन इतना हाई स्पीड था कि ये रोड को, ये जो गड्ढा है इसको टर्न ले ही नहीं पाएगा, बहुत हाई स्पीड में है, तो इनको क्या करना पड़ा, गड्ढा में गए और गिर गए। छड़ंकी बेचारे, लूना स्टार्ट हुई मुश्किल से पैडल मारते हुए, धीरे धीरे कभी चल भी रही है, धीरे धीरे आए, अच्छा देखा, अच्छा गड्ढा है यहाँ पे, तो इन्होंने क्या किया, अच्छा गड्ढा था, मस्त बाइक मोड़ी, धीरे धीरे अपन चले गए। तो जो एंड पॉइंट था यहाँ पे छड़ंकी पहले पहुंच गए, समझ में आया, तो छड़ंकी रेस जीत गए। अब इस स्टोरी से हमें क्या सीखना है, छड़ंकी की स्पीड कम थी, बहुत स्लो स्पीड में जा रहे थे, तो वो अपना पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं बहुत इजीली, उनको माने तो मस्त टर्न ले सकते हैं, बहुत इजीली टर्न ले सकते हैं। लेकिन अगर सलमान भाई बहुत हाई स्पीड से जा रहे थे, वो इजीली पाथ सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, उनको देखा है गड्ढा है लेकिन फिर भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बहुत ऑल ऑफ अ सडन वो टर्न ले नहीं सकते थे, राइट। मतलब जिसका स्पीड ज़्यादा है वो अपना पाथ इजीली सेलेक्ट नहीं कर सकता है, जो मिल रहा है, जैसा पाथ मिल रहा है उसी पाथ पे जाना पड़ेगा, समझ में आया। सेम चीज रिएक्शन के साथ होता है, अगर कोई हाईली रिएक्टिव एटम है, बहुत हाईली रिएक्टिव एटम है, अपने पास दो ऑप्शन है, बी है और सी है, ठीक, बी के साथ ये रिएक्ट करे तो स्टेबल बन जाएगा, बी के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो ये स्टेबल बन जाएगा, सी के साथ रिएक्ट करे तो रिलेटिवली स्टेबल नहीं होगा। लेकिन ये अगर हाईली रिएक्टिव होगा तो क्या होगा, इसको जो मिलेगा, जो सामने पहले आएगा, सी आया तो सी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, बी आया तो बी के साथ रिएक्ट कर जाएगा। मोर रिएक्टिव है तो ये लेस सेलेक्टिव होगा, इनमें से इजीली सेलेक्ट नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए कोई डी है, ये लेस रिएक्टिव है, बहुत स्लोली रिएक्ट करने वाला है, टाइम है इसके पास कि बी के साथ रिएक्ट करे या सी के साथ रिएक्ट करे, पता है कि बी के साथ रिएक्ट करेगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, तो डी ऑलवेज बी के साथ ही रिएक्ट करेगा। सी के साथ अगर वीक बॉन्ड बनाएगा तो सी के साथ रिएक्शन करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। तो ऑल इन ऑल मैंने क्या बताया, अब ध्यान से स्टेटमेंट सुनना, आपको समझ में आएगा। मोर रिएक्टिव इज लेस सेलेक्टिव, वो सेलेक्ट नहीं करेगा, लेस रिएक्टिव इज मोर सेलेक्टिव। ये स्टेटमेंट समझ में आया। तो आपको पता है क्लोरीन एंड ब्रोमीन में कौन मोर रिएक्टिव है, फोटो हैलोजेनेशन में Cl2 एंड Br2 में रेट ऑफ रिएक्शन Cl2 के साथ ज्यादा होता है, तो अगर Cl2 के साथ रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, Cl2 का रिएक्टिविटी ज्यादा है, राइट, रिएक्टिविटी ज्यादा है तो सेलेक्टिविटी Cl2 का कम होगा। ये पॉइंट समझ में आया, तो लिखिए लाइन कि Cl2 being more reactive will be less selective. Cl2 being more reactive will be less selective than bromine Br2. ये पॉइंट समझ में आया आपको, राइट। अब चलिए इसमें आगे देखिए न्यूमेरिकल कैसे होंगे। देखिए अगर आपके पास CH3 CH2 CH3 है और इसमें Cl2 का रिएक्शन है H2, ठीक। क्लोरीन देखिए यहाँ पे कहाँ पे अटैच हो सकता है, फोटो अगर क्लोरीनेशन करेंगे, मोनो क्लोरीनेशन करेंगे, ये 1 डिग्री दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्लोरीन अटैच हो सकता है, ये 2 डिग्री है, यहाँ पे अटैच हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं,
CH2Cl CH2CH3 ये बन सकता है, प्लस CH3CHCl CH3 ये बन सकता है, राइट। ये जो प्रोडक्ट बना है ये 1 डिग्री कार्बन पे प्रोडक्ट बना है, मतलब 1 डिग्री हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है तब ये प्रोडक्ट बना है। ये प्रोडक्ट बना है जब 2 डिग्री हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है तब सेकेंड प्रोडक्ट बना है, बिकॉज ये कार्बन 2 डिग्री है। अगर आप एक्सपेरिमेंटली देखेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है इसका परसेंटेज 44% होता है, और सब्सट्रैक्ट करो तो ये ये 56% फॉर्म होगा, मीन्स ये 56% बनेगा और ये 44% बन रहा है, ठीक। ये मैंने एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया आपको, ये 44% और ये 56%, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। लेकिन अगर देखा जाए कि 1 डिग्री का प्रोडक्ट बनेगा या 2 डिग्री का प्रोडक्ट बनेगा, तो कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा ये डिपेंड करेगा। प्रोडक्ट फॉर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। आपको पता है 1 डिग्री एंड 2 डिग्री में रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा है? 2 डिग्री का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है। लिखा है ना मैंने कि रिएक्टिविटी आप देखिए स्टार्टिंग में, फोटो हैलोजेनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आर डॉट। 3 डिग्री का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होता है, राइट। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट फॉर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। 2 डिग्री का रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो 2 डिग्री का प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्म होना चाहिए। P मीन्स प्रोडक्ट फॉर्म, R इज रिएक्टिविटी। लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये एक और फैक्टर पर डिपेंड करेगा। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 3 + 3 6 1 डिग्री हाइड्रोजन है, और 2 यहाँ पे 2 डिग्री हाइड्रोजन है, राइट। तो अगर मान लीजिए क्लोरीन है, Cl डॉट है, इस हाइड्रोजन के साथ कोलाइड करेगा तो 1 डिग्री प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इस हाइड्रोजन के साथ कोलाइड करेगा तो 2 डिग्री प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इस हाइड्रोजन के साथ कोलाइड होगा तो 1 डिग्री प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो जिसका हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा होगा तो 1 डिग्री प्रोडक्ट फॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि प्रोडक्ट फॉर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। इट मीन्स दोनों को कंबाइन किया जाए, प्रोडक्ट फॉर्म इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, प्रोडक्ट फॉर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N × R, राइट। यहां से मैं लिख देता हूं पहले कि P क्या है? P इज प्रोडक्ट फॉर्म, R इज रिएक्टिविटी, N इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। क्लियर है? आप यहां से बोल सकते हैं कि 1 डिग्री प्रोडक्ट बाय 2 डिग्री प्रोडक्ट, P1 by P2 will be equal to 1 degree hydrogen into reactivity of 1 degree divided by 2 degree number of 2 degree hydrogen into reactivity of 2 degree. P1 by P2 is N1R1 upon N2R2. अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं, 1 डिग्री P1 इज 1 डिग्री प्रोडक्ट, 1 डिग्री प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ है? 44%, P1 की जगह पे 44 लिखें। P2 मीन्स 2 डिग्री प्रोडक्ट, 2 डिग्री प्रोडक्ट 56 फॉर्म हुआ है, 56 will be equal to N1 is 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 + 3 6 है, 6 into R1 upon N2 means number of 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, 2 into R2। तो अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री इज टू रिएक्टिविटी ऑफ 2 डिग्री मिल जाएगा 1:3.8 क्लोरीन के लिए, ठीक। तो अब ऐसे ही अगर एक्सपेरिमेंट करके मैं आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट दे देता हूँ जो मैं आप यूज करने वाला हूँ। आप याद रख लें कि फॉर क्लोरीनेशन रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री is to reactivity of 2 degree is to reactivity of 3 degree will be equal to 1:3.8
3.8:4.5। क्लोरीनेशन के लिए ये रिएक्टिविटी रेशियो याद रखें आप, 1 डिग्री इज टू 2 डिग्री इज टू 3 डिग्री का रिएक्टिविटी रेशियो होता है 1:3.8:4.5। इसका मतलब है क्लोरीनेशन में 1 डिग्री के रिस्पेक्ट में 2 डिग्री 3.8 टाइम्स ज़्यादा रिएक्टिव है, 1 डिग्री के रिस्पेक्ट में 3 डिग्री 4.5 टाइम्स ज़्यादा रिएक्टिव है। ये तो मैंने प्रूफ किया, लेकिन आपको ये प्रूफ याद नहीं रखना है, जस्ट ये फाइनल रिजल्ट आपको याद रखना है। नोट कर लिया? चलिए एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसी पे। CH3 CH2 CH2 CH3 पे Ci2H9, तो 1 डिग्री यहाँ पे CH2Cl CH2 CH2 CH3 प्लस इसका परसेंटेज X% है और ये Y% है। आपको X एंड Y फाइंड करना है। फाइंड X एंड Y, ट्राई करें जरा। देखिए यहाँ पे सॉल्व किया जाए, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है 3 + 2 6 है, N1 का वैल्यू 6 होगा। 2 डिग्री हाइड्रोजन नंबर 2 + 2 4 है, राइट। मैं लिख सकता हूँ कि P1 प्रोडक्ट 1 डिग्री प्रोडक्ट बाई 2 डिग्री प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू N1R1 अपॉन N2R2। N1 6 है, R1 रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री 1 है, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन 4 है, इनटू रिएक्टिविटी ऑफ 2 डिग्री 3.8 है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से अगर कैंसिल करें तो 3/7.6 ये हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ P1 कितना हो जाएगा 3/3 + 7.6 इंटू 100 एंड परसेंटेज ऑफ P2 कितना हो जाएगा 7.6/3 + 7.6 इंटू 100%। परसेंटेज P1 मतलब ये X है, 1 डिग्री प्रोडक्ट X है, 2 डिग्री प्रोडक्ट Y है, तो ये X का वैल्यू हो गया, ये Y का वैल्यू हो गया। ठीक, तो ये तो मैंने क्लोरीनेशन के लिए लिखा है। आप याद रखिए फ्लोरीनेशन के लिए भी, अगर फ्लोरीनेशन के लिए 1 डिग्री इज टू 2 डिग्री इज टू 3 डिग्री का रिएक्टिविटी रेशियो 1:1:1 होता है। मतलब आपको पता है फ्लोरीनेशन मोर रिएक्टिव है, लेस सेलेक्टिव होगा, वो तो सेलेक्ट करेगा ही नहीं। ब्रोमिनेशन में फॉर ब्रोमिनेशन रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री इज टू रिएक्टिविटी ऑफ 2 डिग्री इज टू रिएक्टिविटी ऑफ 3 डिग्री 1:84:1600 होता है। आयोडीनेशन में फिर से वो तो लेस रिएक्टिव है, मोर सिलेक्टिव होगा। कभी भी 1 डिग्री 2 डिग्री हो तो ऑलवेज 2 डिग्री की फॉर्म रहेगा। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन है, CH3 CCH3 CHCH3 फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक, तो यहाँ पे आपको एक तो 1 डिग्री प्रोडक्ट बनेगा प्लस 3 डिग्री बनेगा, सब में 1 डिग्री 3 डिग्री बनेगा। आपको बता रहे हैं इनका परसेंटेज क्या होगा, राइट। चलिए मैं आपको एक सॉल्व कर देता हूँ फ्लोरीनेशन के लिए।
N1 का वैल्यू 1 डिग्री हाइड्रोजन है, 3 डिग्री हाइड्रोजन, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 1 है, तो P1 by P3 इक्वल टू N1R1 अपॉन N3R3, राइट। तो फ्लोरिनेशन के लिए मैं F2 के लिए बता रहा हूँ, R1:R3 1:1 होता है, तो P1 by P3 इज N1 9/1, तो परसेंटेज P1 कितना हो जाएगा 9/10 × 100, ये हो जाएगा। परसेंटेज P3 कितना हो जाएगा 1/10 × 100, 90% 1 डिग्री, 10% 3 डिग्री। फ्लोरिनेशन भी आप फाइंड कर सकते हैं। फ्लोरिनेशन के लिए कैसे फाइंड करेंगे, P1 by P3 इज N1 9 है, N3 1 है, R1:R3 1/4.5, तो हो जाएगा 2:1, राइट। यहाँ से परसेंटेज P1 2/3 × 100, परसेंटेज P3 1/3 × 100। आप ऐसे ही ब्रोमिनेशन फाइंड कर सकते हैं। आयोडीनेशन में 3 डिग्री ऑलवेज 100% होगा, राइट। एक आपके लिए और क्वेश्चन है, ये होमवर्क है आपके लिए। Cl2H यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, ये 1 डिग्री है, परसेंटेज P1 ये 3 डिग्री है, परसेंटेज P3 2 डिग्री है, परसेंटेज P2। आपको P1 P2 P3 बताना है। फाइंड P1 P2 एंड P3। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है फोटो हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मतलब जब हम अल्केन पढ़ेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है, फोटो हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन। आज हमने कंप्लीट किया, ट्राई करें आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, राइट। थैंक यू सो मच।